गैर मान्यता प्राप्त स्कूल एक ऐसा मुद्दा जिसकी वजह से पूरे हरियाणा में हड़कंप मचा हुआ है। शिक्षा मंत्री ने खुद कहा कि गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को बंद कर देना चाहिए। इसको लेकर कहीं ना कहीं अब जो स्कूल के संस्थापक हैं, साथ ही स्कूल में जो नौकरी कर रहे हैं, साथ ही जो बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं, सब में अभी डर का माहौल है। इस बारे में आज बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये मुद्दा है क्या और इसके ऊपर क्या कुछ अभी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इस बारे में ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजेश राणा जी, जो कि शिक्षाविद है, साथ ही कानूनविद भी हैं, और उनकी क्या राय है और वो क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर, उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका पत्रिका संवाद। सर, एक ऐसा मुद्दा जिसने हड़कंप मचाया हुआ है, अधिकतर लोगों को इसके बारे में ज्ञान है पर कई लोग इसके बारे में नहीं भी जानते हैं, तो किस तरीके से इस मुद्दे को आप देखते हैं सबसे पहले तो, और आखिर ये मुद्दा है क्या, क्योंकि कानून की भी आपको ज्ञान है और साथ ही शिक्षा का भी। देखिए, जो ये मुद्दा है इनफैक्ट ये मनोज कुमार जायसवाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, एक हाई कोर्ट में 2012 में केस आया था और ये पीएल फाइल हुई थी असल में कि हरियाणा में कुछ स्कूल थे जो गैर मान्यता थे, उनके खिलाफ वो हाई कोर्ट में गए कि जो आरटी एक्ट है वो ये कहता है कि कोई भी गैर मान्यता स्कूल हरियाणा में नहीं चलना चाहिए। उस प्रोविजन में वो गए तो हाई कोर्ट ने उस टाइम स्टेट को बोला कि लिस्ट लेके आइए, तो स्टेट ने 1372 स्कूलों की एक लिस्ट दी उस टाइम, 2012 की बात हुई कि इन सभी स्कूलों को बंद कर दिया जाए। तो वो इम्प्लीमेंटेशन करते करते 2018 हुआ, 2018 में भी इम्प्लीमेंटेशन हुआ। उसके बाद फिर हाई कोर्ट ने इसी केस में एक टेक्निकली चीज और ऐड कर दी। असल में उन्होंने कहा कि हरियाणा में जितने भी गैर मान्यता स्कूल हैं टोटली 1372 के अलावा भी, उन सब को बंद कर दिया जाए, क्योंकि सेक्शन 18 जो है वो ये कहता है कि कोई भी गैर मान्यता स्कूल नहीं चल सकता। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब हरियाणा के अंदर, पूरे हरियाणा की मैं बात करूं तो 15 से 20,000 के आसपास स्कूल होंगे जो गैर मान्यता की श्रेणी में आते हैं। अब वो सारे स्कूल बंद होने के कगार पे हैं और आज उसी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो नोटिस दिए जा रहे हैं या स्कूलों को ताले भी लगाए जा रहे हैं। जी सर, एक प्रोटेस्ट आप लोगों के तरफ से निकाला गया था, साथ ही डीसी को ज्ञापन सौंपा गया है, मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंप रहे हैं, शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंप रहे हैं। जिस तरीके से आप ज्ञापन सौंप रहे हैं, तो इन ज्ञापनों को कोई असर पड़ रहा है या फिर अभी जो है वो संकट में आप फंसे हुए हैं? देखिए, जो हमने ज्ञापन अभी हाल ही में दिया था, उस ज्ञापन में भी हमने सरकार से एक ही मांग की थी कि जो सेक्शन 18 है आरटी एक्ट, जिसमें आप स्कूलों को बंद कर रहे हो, आप बंद कर दीजिए। लेकिन हमारे देश में रूल ऑफ लॉ है जी। रूल ऑफ लॉ ये कहता है कि पहले आप मान्यता का मौका दीजिए, मौका अगर दे रहे हैं और उसके बाद वो मान्यता नहीं ले रहा है तो आप उसे बंद कर दीजिए जी। तो इस प्रोटेस्ट के जरिए हमने अपनी बात मुख्यमंत्री साहब तक, शिक्षा मंत्री साहब तक पहुंचाई है कि आप जितने भी स्कूल है, 15,000 17,000 स्कूल है, इनको मान्यता का एक मौका दें पहले आप जी। उसके बाद अगर नहीं ले तो आप बंद कर दीजिए। और हमें पूरी उम्मीद है कि इस बात पे पॉजिटिवनेस आई है और थोड़ा सा एक्शन स्लो हुआ है और सरकार भी इस बारे में सोचेगी कि हम क्यों ना पहले इनको एक मौका दें, उसके बाद एक्शन लें जी। सर, कानून का भी ज्ञान रखते हैं आप, तो कोई कानूनी समाधान इसके बारे में है कि कहीं आप अपील कर सकते हैं कोर्ट में इसके बारे में, या फिर किसी तरीके से इसका कोई समाधान निकाल सकते हैं कानून से? देखिए, कानूनी समाधान तो है। असल में 2003 में हरियाणा में कुछ रूल बने थे, हरियाणा एजुकेशन रूल 2003 जी। उस रूल में क्या हुआ कि उस रूल बनने से पहले हरियाणा में कोई रूल नहीं था, यानी आपको मान्यता लेने एक फाइल लगाइए, मान्यता मिल जाएगी, कोई जमीन का नियम नहीं, कुछ भी नहीं था। लेकिन 2003 में एक डबवाली में हादसा हुआ, उसके बाद सरकार को मजबूर होना पड़ा कि कुछ रूल बनने चाहिए, तो 2003 में हरियाणा एजुकेशन रूल बना। उस रूल में कुछ जमीन का प्रोविजन कर दिया गया जी। और उसमें उस रूल में स्कूल्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया कि ऐसे स्कूल जो 2003 से पहले चल रहे थे, रिकॉग्नाइज थे, उनको तो एग्जम्पशन है इस रूल से जी। लेकिन जो रिकॉग्नाइज नहीं थे और अगर उनको रिकॉग्नाइजेशन लेनी है तो उनको एक सर्टेन रूल के हिसाब से जमीन दिखानी पड़ेगी। और जो 2003 के बाद के स्कूल होंगे उसके लिए अलग नियम हो गया जी। तो एक्चुअली में 3 कैटेगरी बन गई। अब उन 3 कैटेगरीज के हिसाब से देखे तो ये जो 17,000 स्कूल हैं, ये तीनों में से किसी कैटेगरी में नहीं आ सकते जी। तो उस रूल के हिसाब से तो कोई प्रोविजन नहीं है इनके पास जी। लेकिन जो राइट टू एजुकेशन एक्ट शॉर्ट में बोलते हैं 2009 जो है, उसमें सभी स्कूल्स मान्यता ले सकते हैं।
जितने भी 17,000 स्कूल या जो और भविष्य में खुलेंगे उन सबको मान्यता का प्रोविजन है, तो दिलवाई जा सकती है उनको मान्यता। सर, राइट टू एजुकेशन एक्ट की बात आप कर रहे हैं कि उसके थ्रू जो है मान्यता ले सकते हैं, पर आखिर ये समस्या आ कहाँ रही है? कि किस वजह से समस्या है? किसी के टांग अड़ाने की वजह से है या फिर कुछ ऐसी चीज है जिसकी वजह से समस्या है? मुझे जो समझ आ रहा है, कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है इसके अंदर, और कुछ कहीं ना कहीं जो बड़े नेता होंगे जिनके बड़े स्कूल्स होंगे, वो खुल के मैं कह सकता हूँ ये बात, वो भी प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं। क्योंकि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, इस राइट टू एजुकेशन एक्ट में एक्चुअली में जमीन का कोई प्रावधान ही नहीं है मान्यता लेने के लिए। सबसे बड़ी बात यह है, जब जमीन का प्रावधान नहीं है तो हर स्कूल मान्यता ले सकता है। लेकिन 2011 में जो उस टाइम की सरकार रही थी, उन्होंने जब राइट टू एजुकेशन में रूल बनाए 2011 के अंदर, तो उन्होंने जमीन का प्रावधान रख दिया। वो जमीन का प्रावधान रखने का मतलब ये हो गया, जो 2003 के रूल है वो इन पे लागू होते हैं, ठीक है। और ये पूरी तरह से गैर संवैधानिक था। स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर ही नहीं थी है, लेकिन फिर भी ब्यूरोक्रेसी ने मिलके, कुछ नेता रहे होंगे, उन्होंने मिलके ये गैर संवैधानिक बोलेंगे हम इसे, गैर संवैधानिक नियम बनाए और जमीन का उसमें क्लॉज एक इनपुट कर दिया, जिसकी वजह से कोई भी स्कूल मान्यता नहीं ले पा रहा। सर, ऐसे कई गैर मान्यता प्राप्त स्कूल हैं जिसको डीओ ने वहां पर जाकर छापा मारा और ताला लगा दिया। बच्चे वहां पर परीक्षा दे रहे थे, उनको उठा दिया। तो आपको नहीं लगता कि सरकार जो निर्णय ले रही है कुछ सोच समझ के ले रही है और इन स्कूलों को बंद कर देना चाहिए? देखिए, अगर मैं राइट टू एजुकेशन 2009 की बात करूं, तो हरियाणा में आज एक भी स्कूल गैर मान्यता नहीं है। क्यों? राइट टू एजुकेशन ये कहता है कि सरकार जो है, कोई भी स्कूल है, वहां जाके विजिट करेगी, और जो मिनिमम नॉर्म एंड स्टैंडर्ड है वो क्या चीज है कि वहां पे वॉशरूम होने चाहिए क्लीन, एक किचन होना चाहिए, एक स्टोर रूम होना चाहिए, फ्री एक्सेस होना चाहिए हडल फ्री, और ग्राउंड का कहीं प्रोविजन होना चाहिए, किसी पार्क में भी हो सकता है। अगर ये मिनिमम नॉर्म्स है तो वो स्कूल को मान्यता दी जा सकती है। तो अगर मैं आज कहूँ हरियाणा के अंदर 15 से 17,000 स्कूल है, तो ये सारे स्कूल्स मिनिमम नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। तो राइट टू एजुकेशन के हिसाब से एक भी स्कूल गैर मान्यता वाला नहीं है, अगर हम लोग की बात करें। लेकिन सरकार मान्यता नहीं दे रही है, इनको विजिट ही नहीं कर रही है। वो ताले लगाने तो विजिट कर रही है, लेकिन उनके मिनिमम नॉर्म्स को विजिट नहीं कर रही है कि वहां जाके देखे यहाँ पे किचन भी है, या स्टोर रूम भी है, या वॉशरूम साफ है, या क्लासरूम साफ है, वो तो देख ही नहीं रही है। तो उस प्रोविजन की मैं बात करूं तो सारे के सारे मान्यता वाले हैं। अब ये प्रॉब्लम तो सरकार की है, ब्यूरोक्रेसी की है, कि वो इस बात को ऐसे क्यों नहीं देख रहे हैं। पर सर, एक अगर इस बारे में बात की जाए तो कुछ जो पेरेंट्स हैं कम पढ़े लिखे होते हैं या फिर शिक्षा वो उस लेवल की शिक्षा नहीं ले पाते हैं, तो वो एक भरोसा करके अपने बच्चे को स्कूल में भेजते हैं। पर जब पता चले कि जिस स्कूल में उनका बच्चा जा रहा है वो गैर मान्यता प्राप्त स्कूल है और अब उस स्कूल पे ताला लगेगा, तो कहीं ना कहीं बच्चे का भी भविष्य खराब होगा। साथ ही जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, जिनका रोजगार उस स्कूल से चलता है, उनके भी भविष्य पर आ जाएगी। तो सर, इसको देखते हुए कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि आपको जितना भी जो कुछ हुआ ये गैर मान्यता प्राप्त वाला, ये गलत है पूरी तरह से, और लोगों को समझना चाहिए था कि जब मान्यता होती तो वो स्कूल चलाते, अब नहीं है तो कहीं ना कहीं दुविधा में पड़ गए हैं वो। देखिए, राइट टू एजुकेशन जो है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए पहले में सोचना पड़ेगा, और 6 से 14 साल का बच्चा मतलब है पहली से 8वीं क्लास तक जी। तो लॉ में बड़ा साफ प्रोविजन है, अगर किसी बच्चों का एडमिशन लेना है, किसी भी स्कूल में लेना, मान्यता ले लो, गैर मान्यता ले लो, सरकारी ले लो, तो उसके लिए टीसी की मांग नहीं की जा सकती। ये बड़ा अच्छा प्रोविजन है। उसके लिए बर्थ सर्टिफिकेट की मांग भी नहीं की जा सकती। कई बार हम कहते हैं कि आपके बर्थ सर्टिफिकेट नहीं था, आपका एडमिशन नहीं होगा, टीसी नहीं, एडमिशन नहीं होगा। ये जो राइट टू एजुकेशन है, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है भारत सरकार का, भारत की संसद ने जो पास किया है कि पहली से 8वीं तक अगर आपको कहीं भी एडमिशन लेना है, यू रिक्वायर नो टीसी, नो एसएलसी, कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आप अगर एक एफिडेविट भी दे देते हैं कि मेरे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ ये है, ठीक है, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ये बात कह देना कि गैर मान्यता में बच्चों का भविष्य खराब होगा, ये तो गलत बात कह रहे हैं। उस लॉ को पढ़े हो, ये लॉ ही अपने आप में कह रहा है कि कोई भी स्कूल गैर मान्यता नहीं है, क्योंकि वो बच्चा कहीं भी जाएगा उसका एडमिशन होगा एसएलसी के, बिना एसएलसी के बेस पे भी। तो ये मुद्दा ही बेबुनियाद है असल में देखा जाए तो। सर, राइट टू एजुकेशन एक्ट की आप बात कर रहे हैं, कानूनी जानकारी आपको है, तो हमारी ऑडियंस को एक बार बताइए कि आखिर ये राइट टू एजुकेशन एक्ट आखिर है क्या, संक्षेप में बताइएगा, और किस तरीके से लोग जो है वो इसके बारे में जागरूक हो, कैसे इसके बारे में जान सकते हैं। देखिए, हमें राइट टू एक्ट बना कैसे, उसका रीजन क्या था, ऑब्जेक्टिव
और स्टेटमेंट्स होती है हमारी। यानी अब कोई कानून बनता है तो कारण क्या है उसका, क्या वजह है कि उसको बनाने की आवश्यकता पड़ रही है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे पूरे देश में जनरली 3 से 4 बोर्ड है। एक सीबीएसई बोर्ड होता है, एक आईसीएसई बोर्ड होता है और एक होता है स्टेट बोर्ड। जनरली 3 बोर्ड होते हैं। इन 3 बोर्ड से अगर मान्यता लेनी है तो आपको बहुत सारे नियम फॉलो करने पड़ेंगे। जमीन का नियम है, लीज का नियम है, बहुत सारी चीजें, और ये हर आदमी फॉलो नहीं कर सकता, हर आदमी इसकी मान्यता नहीं ले सकता। और जब इतना सारा स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होगा, इतना पैसा इन्वॉल्व होगा, तो डेफिनेटली जो एजुकेशन है वो महंगी होगी जी। तो एक सर्टेन क्लास के लिए वो एजुकेशन फिक्स हो जाएगी जी, और जो उससे नीचे क्लास है वो उससे आउट हो जाएंगे, वो वहां सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, वो जा ही नहीं पाएंगे। दूसरा, अगर वो सरकारी स्कूल में जाता है तो वहां वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती, क्योंकि हमको पता है कि सरकारी स्कूल में कैसे चल रहा है। वहां जब उनके गवर्नमेंट टीचर्स के बच्चे ही वहां नहीं पढ़ रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे वहां नहीं पढ़ रहे हैं, तो हम मान सकते हैं कि जो फ्री में चीज मिल रही है तो वहां इसका मतलब फ्री में कुछ और मिल रहा है, एजुकेशन नहीं मिल रही, तो वहां वो जाना नहीं चाहता या जा नहीं पा रहा है। तो संसद ने देखा ये जो बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं, जो बड़े स्कूल में जा नहीं सकते, सरकारी से ड्रॉप आउट हो रहे, कोई पढ़ाई नहीं है वहां पे, तो ये कम्युनिटी जाएगी कहाँ, क्योंकि बड़े में सर्वाइव कर ही नहीं पाएगी, उनके तो दरवाजे पे भी नहीं पहुंच पाएगी। तो संसद में 2009 में बिल लाया गया और उस बिल में ये देखा गया कि अगर किसी बच्चे को पढ़ना है तो उसके पढ़ने के लिए मिनिमम नॉर्म्स क्या होने चाहिए। पहली बात तो उन्होंने ये देखी। दूसरी उन्होंने देखी कि अगर कोई स्कूल खुले इन बच्चों को पढ़ाने के लिए तो वो स्कूल जो है स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए उसका। क्या कॉमन आदमी, एक लड़का जो ग्रेजुएशन पास है, ग्रेजुएशन किया है उसने, अगर वो कहता है मैं स्कूल चलाना चाहता हूँ, कुछ भी स्ट्रक्चर नहीं, उसको एजुकेशन है, और 10 बच्चे कहते हैं जी मुझे पढ़ा दो, एक स्कूल खोल दो आप, तो ट्रेडिशनली तो पॉसिबल ही नहीं था वो, क्योंकि सीबीएसई आईसीएसई से मान्यता लोगे तो पहले आपको 18 बाई 24 का कमरा चाहिए, 1 एकड़ लैंड चाहिए, 6 फुट का बरामदा चाहिए, 6 फुट का जीना चाहिए। ये जब होगा तब होगा। लेकिन जो नौजवान है जिसने अभी भी ग्रेजुएशन पास आउट की है और 10 बच्चे आते हैं, वो कहाँ से लाएगा और वो बच्चे कहाँ जाएंगे। तो संसद ने इन सारी चीजों को सोचते हुए कहा कि नहीं, कुछ बाईपास करो, कुछ ऐसा बनाओ कि एक आम नौजवान भी सर्वाइव कर सके और उसके साथ 10 बच्चे 20 बच्चे पढ़ा रहे, उसको स्कूल काउंट हो सके। जैसे विदेशों में क्या होता है, अगर 10 बच्चे हैं और वो कहते हैं मैं स्कूल नहीं जाना, तो अपने घर पे ही वो 10 बच्चे एक टीचर को अपॉइंट कर लेते, पढ़ाते, उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है और वो स्कूल काउंट होता है। बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट पे भारत में लाया गया। तो सबसे बड़ी बात क्या है, जितने भी कानून बने हमारे एजुकेशन में, उसमें बोर्ड अपनी जगह है, बोर्ड के अपने नियम है, लेकिन आरटी में जमीन का भी नियम दिया गया। सबसे बड़ी बात है, नहीं तो जो बोर्ड बनते हैं जनरली वो अलग से बोर्ड का एक्ट बनता है। जैसे हरियाणा में बोर्ड बनेगा तो हरियाणा का अलग से एक्ट बनेगा कि ये बोर्ड है और इसमें प्रोविजंस होंगे। सीबीएसई बोर्ड बनेगा तो उसका अपना एक्ट बनेगा, ये प्रोविजंस है। आईसीएसई बोर्ड का अपना एक्ट है, उसमें प्रोविजंस है। लेकिन ये आरटी एक्ट एक ऐसा एक्ट बना कि ये एक्ट भी है और बोर्ड भी है। सबसे बड़ी बात क्यों एक्ट इसलिए है कि इसमें लीगल प्रोविजंस है कि भाई कितने साल का बच्चा पढ़ेगा, क्या प्रोसीजर्स और क्या नहीं होंगे। लेकिन इसके साथ साथ बोर्ड वाली बात भी इसमें डाल दी कि मान्यता अगर किसी को देनी है, कोई एक नौजवान 10 बच्चों को पढ़ा रहा है तो उसको मान्यता कैसी दी जाएगी, ये भी इसमें लिख दिया गया। तो आरटी एक्ट अपने आप में एक बोर्ड हो गया। अब एक चौथा बोर्ड मैं कहूंगा ये है सीबीएसई आईसीएसई स्टेट बोर्ड, उसके बाद एक चौथा एक्ट, दैट इज आरटी एक्ट। सबसे बड़ी बात, तो सबसे बड़ी बात क्या हुई कि इसमें प्रोविजन दिया गया कि किसी स्कूल को मान्यता देनी है तो मिनिमम क्या होना चाहिए। अब यहाँ मिनिमम की बात की गई, जबकि सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, स्टेट बोर्ड मैक्सिमम की बात करता है कि भाई एक एकड़ लैंड तो चाहिए, 18 बाई 24 का कमरा चाहिए, 6 फुट का बरामदा चाहिएगा, 6 फुट का जीना चाहिएगा, वरना मान्यता नहीं देंगे। लेकिन आरटी एक्ट में क्या आ गया, 40 बच्चों में एक टीचर चाहिए हमें, बस। अगर 60 बच्चे होते हैं तो 2 टीचर चाहिए, यानी पहली से 5वीं तक अगर 60 बच्चे हैं तो 2 टीचर। उसके साथ और क्या चाहिए, एक किचन होना चाहिए आपके पास, एक स्टोर होना चाहिए, एक आपके पास प्रिंसिपल का रूम होना चाहिए, मल्टीपर्पज है। जबकि 2 टीचर में प्रिंसिपल की बात भी नहीं करता, 2 टीचर में एक प्रिंसिपल हो जाएगा। जैसे बहुत सारे स्कूल ऐसे होते हैं जो सिंगल टीचर होता है, तो वही प्रिंसिपल भी होता है, वही टीचर भी होता है। तो आरटी प्रोविजन में ये बात कही गई कि अगर कोई नौजवान 2 कमरों में पढ़ा रहा है, 3 कमरों में पढ़ा रहा है, 50 बच्चे पढ़ा रहा है, तो इस आरटी प्रोविजन में जो मिनिमम शेड्यूल्स है सेक्शन 19 का आरटी एक्ट का, उसमें उसको मान्यता दे दो आप। पहली बात है, ठीक है। तो ये अपने आप में एक बोर्ड है। अब सबसे बड़ी समस्या कहां है इम्प्लीमेंटेशन में, हरियाणा को छोड़ के जितने भी स्टेट्स हैं
उन स्टेट्स ने आरटी में रूल बनाए और उसी प्रोविजन में मान्यता दे रही है। कोई जमीन का नियम नहीं, क्योंकि जमीन का नियम पावर ही नहीं है। लेकिन हरियाणा ऐसा स्टेट है जिसने जमीन का नियम बना दिया इसमें। अब जमीन का नियम भी कैसे बनता है? देखो, जो शिक्षा है पहले हमारी स्टेट लिस्ट में थी, यानी हमारे जो संविधान में 3 लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो जो एजुकेशन थी वो पहले स्टेट लिस्ट का इशू था, यानी सिर्फ स्टेट ही कानून बना सकती है। लेकिन ये संविधान में संशोधन हुआ तो एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में ला दिया गया, समवर्ती सूची में। अब क्या होगा, स्टेट भी कानून बनाएगी, सेंटर भी बनाएगी। अगर कोई स्टेट कानून बना रही है अपना तो उसका अपना वो चलेगी उसकी। लेकिन अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एजुकेशन पे कोई लॉ बना रही है, कोई कानून बना रही है, तो वो क्या करती है, उस कानून के अंदर एक प्रोविजन देती है। जो भी कॉन्करेंट लिस्ट होती है, जब समवर्ती सूची है, जब कोई सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है तो उसमें एक प्रोविजन देती है लास्ट में सेक्शन में कि भाई इंप्लीमेंट तो स्टेट ने करना है, सेंटर तो करेगी नहीं, जाएगा स्टेट में, बच्चे तो वहां पढ़ने हैं। तो एक लॉ में एक प्रोविजन देती है कि हम एक प्रोविजन दे रहे हैं कि इसको इंप्लीमेंट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट अपने रूल बना सकती है। क्योंकि एटलीस्ट हम स्टेट के आदमी नहीं, भारत की सरकार के नागरिक तो हैं, लेकिन रेजिडेंट हम स्टेट के हैं, हमें मानना पड़ेगा। हम हरियाणा के वासी हैं, वासी रेजिडेंट, जबकि हम भारत के नागरिक हैं, भारत के वासी नहीं है। तो जहां रेजिडेंट है लागू वहां होना है। तो उन्होंने क्या किया, आरटी एक्ट में एक प्रोविजन दिया कि हम इस रूल सेक्शंस में स्टेट को पावर दे रहे हैं कि भाई आप इसको इंप्लीमेंट करने के रूल बना लीजिए। उन्होंने डेलीगेट कर दी पावर। अब सेक्शन 19 जो है आरटी एक्ट का, वो जमीन की बात करता है, मिनिमम नॉमिनल स्टैंडर्ड की। जब पावर डेलीगेट करी उनको, तो उनको कहा भाई इसमें सेक्शन 19 में आपको पावर डेलीगेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इसमें आप रूल नहीं बनाएंगे, बाकी में रूल बना लीजिए। इसमें रूल बनाने की पावर तो हमारे पास ही है, बिगेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट। और जितनी भी स्टेट्स हैं उसने इस बात को समझा, उन्होंने इसमें रूल नहीं बनाया, तो सबको मान्यता मिल रही है। अब हमारे स्टेट में अफसर सही है या क्या वजह है, उन्होंने उस सेक्शन 19 में भी रूल में पावर बना दिया। एक तरीके से हरियाणा जो है वो और स्टेटों से बिल्कुल अलग है। पता नहीं क्यों है, वो कहते हैं देशों में देश हरियाणा, जहाँ दूध दही का खाना, तो हमने दूध ज्यादा पी लिया होगा, तो शायद हमारा दिमाग चल गया। हम हरियाणा में बोलते हैं ना कि वो पढ़ लिया, उससे दिमाग चल गया और डीसी बन गया, ऐसे हरियाणा में बोला जाता है। तो मुझे लगता है हमारी ब्यूरोक्रेसी का दिमाग चल गया, जो सेक्शन 19 में भी आपने रूल बना दिया। तो सर अभी तो फिलहाल ये एक हरियाणा का मुद्दा है, पर अगर कहीं और किसी का दिमाग अगर ऐसे चल गया तो वो और स्टेट में भी ऐसे रूल्स जो है वो बिल्कुल बना सकता है, और फिर ये देश का मुद्दा भी मतलब कहते हैं कि बन सकता है। तो अगर जब ये देश का मुद्दा बनता है तो सर समाधान आपने बताया कि किस तरीके से, अगर कानूनी समाधान, पर क्या शिक्षा मंत्री इस वक्त आपकी बात सुन रहे हैं, वो समझ रहे हैं, आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, क्या वो एक भी चीज पे कुछ इस पे रिएक्ट करते हैं, कोई रिएक्शन? देखिए, हमारे डेलीगेशंस लगातार मिल रहे हैं जी, पहली बात है। दूसरी बात क्या है कि आरटी एक्ट के बारे में हरियाणा सरकार में भी ब्यूरोक्रेसी ना या तो जानना नहीं चाहती है या इग्नोरेंस दिखा रही है। हमें जो समझ आ रहा है कि आरटी एक्ट में वो इंटरेस्ट लेना ही नहीं चाह रही है, पता नहीं क्या वजह है उसकी। तो हम तो सीएम साहब के पास है, मुख्यमंत्री साहब के पास ज्ञापन दे रहे हैं, अपनी बात पहुंचा रहे हैं कि देयर इज अ प्रोविजन ऑफ लॉ एंड यू कैन डिफेंड दिस स्कूल्स। हमें बात कह रहे हैं कि ये सारे स्कूल्स मान्यता ले सकते हैं, प्रोविजन ऑफ लॉ है। अभी हमारे डेलीगेशन गए हैं, अभी हमें नहीं लगता कि वहां कुछ ऐसी बात हो रही है। कुछ प्रोसेस स्लो हुआ है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो तालाबंदी की बात हो रही है वो थोड़ी स्लो हो रही है वो चीजें। कुछ हम जितने भी स्कूल वाले हैं जहां पर गैर मान्यता शब्द यूज किया जा रहा है, हम भी उनको कह रहे हैं कि आप उनको जवाब दीजिए। देखिए, रूल ऑफ लॉ है, अगर कोई आपके पास आता है कि भाई आपके पास कुछ भी नहीं, स्कूल बंद करना है, तो आप उसको लिख के दीजिए कि मैं आरटी में मान्यता लेना चाहता हूँ, पर देयर इज नो प्रोविजन इन द लॉ इन हरियाणा, तो मुझे वो प्रोविजन दिया जाए और मैं इसकी मान्यता ले लूंगा। तो हम वो प्रोसेस भी थोड़ा हमने चालू किया है, वो कहीं ना कहीं चीजें लीगली जो है वो आगे जाएंगी, हमें पूरी उम्मीद है, और वहां जाएंगी तो स्टिक भी होंगी कि यस, ये क्या बात कर रहे हैं। तो सर अब क्या आपने सोचा है कि क्या एक्शन लेंगे, क्योंकि सरकार जब कोई रिएक्शन नहीं दे रही है तो फिर आपको कुछ एक्शन आपने सोचा हो दिमाग में कि क्या एक्शन अब आप लोग ले सकते हैं? देखिए, अभी तो हमें दो ही चीजें दिखाई दे रही हैं कि एक बहुत बड़ा सामाजिक मुद्दा है, तो हम पहले अपनी बात जो है एक सामाजिक तौर पे और उसमें कानूनी प्रावधान मिला के हम सरकार से बात कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, देयर इज अ प्रोविजन ऑफ लॉ, आप इसमें ध्यान दीजिए और ये बेटर है।
हरियाणा के हित में भी है, बच्चों के हित में भी है, पूरे देश के हित में भी है। और हमें पूरी उम्मीद है इस चीज़ की कि ये बात वो धीरे-धीरे समझेंगे, क्योंकि हमने क्या किया, हमने कोई रियायत नहीं माँगी। 20 सालों से जो संगठन चल रहे हैं वो रियायत माँग रहे हैं कि हमें ज़मीन की रियायत दे दो, हमें कुछ ऐसी छूट दे दो, हम मान्यता ले लें। हम उनसे कह रहे हैं आप नया लॉ मत बनाओ कोई भी हमारे लिए, आप हमें कोई छूट मत दो किसी भी तरह की, लेकिन आप जो आरटी एक्ट है इसको 2 मिनट पढ़ लीजिए, हमारे साथ बैठ के 2 मिनट के लिए पढ़ लीजिए, हम आपको बताते हैं। और ऐसा नहीं है आपसे हम नई बात कह रहे हैं कि आप कुछ बनाएं, क्योंकि प्रेशर होता है सरकार पे, डिफरेंट कम्युनिटीज का प्रेशर होता है, डिफरेंट कम्युनिटी से एमएलए आते हैं, अमीर भी होते हैं, गरीब भी हो सकता है, प्रेशर हो आपके पास, हमें मान लेते हैं इस बात को, क्योंकि डेमोक्रेसी है, ये सबको रिप्रेजेंट करती है। लेकिन विद इन एग्जिस्टिंग लॉ आपको ये हमें दे सकते हो, आप ये आपकी कैपेसिटी में है, आपको नया कुछ नहीं बनाना है और कहीं से प्रेशर कुछ नहीं आने वाला। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि हम उनके साथ बैठेंगे जरूर, पूरी उम्मीद है हमें, और हम ये प्रोविजंस थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और हम पॉजिटिव हैं, 17,000 स्कूल है, अगर हर स्कूल में 300 बच्चे भी एवरेज लेके चलूं, स्टाफ भी एवरेज लेके चलूं, नॉन टीचिंग स्टाफ है, मिनिस्ट्रियल स्टाफ है और बाकी स्टेक होल्डर जुड़े हुए जितने भी, तो ये बहुत बड़ी तादाद हो जाती है। तो इतने आदमी की उम्मीद हमारे साथ है, तो हमें लगता है कि ये इसका पॉजिटिव असर पड़ेगा। हम एक दिन टेबल पे बैठेंगे, हम बातचीत करेंगे और हम कोशिश कर रहे हैं उस चीज की। सर, इतने लोगों की उम्मीद तो है, पर क्या इतने लोग साथ दे रहे हैं? क्योंकि जिसको लगेगा कि मेरे बच्चे का भविष्य धर्म है तो वो अपने बच्चे को ले जाएगा, जिसको लगेगा मेरी नौकरी खतरे में है वो नौकरी छोड़कर स्विच जरूर कर लेगा। तो क्या उम्मीद है या फिर साथ भी वो लोग आपका दे रहे हैं? देखिए, मुझे एक स्कूल याद है, जगह का नाम याद नहीं है, सरकार ने उस स्कूल पे ताला लगा दिया था। पेरेंट्स आए हैं, बच्चे आए हैं, उन्होंने खुद ताला खुलवाया है। वो कह रहे हमें प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रॉब्लम नहीं है, सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, वी आर सेटिस्फाइड, तो हम चाहते हैं चलें। तो सर 50% लोग साथ मतलब दे सकते हैं? 50% तो बहुत ज्यादा है, 33% पे तो सरकार बन जाती है जी। हमारे साथ तो 50% है, फिर भी ये बताइए। सर, एक आखिरी सवाल पूछूंगा। जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये सवाल रहेगा कि एआई इस वक्त बहुत ज्यादा आ रहा है और एआई लैब बनाने के लिए भी हरियाणा के कई स्कूलों में जो है वो कहा गया है। पर कुछ ऐसे स्कूल जैसे गैर मान्यता प्राप्त स्कूल अगर हो गए तो वहाँ जब बच्चे टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं होंगे, एआई के बारे में नहीं जानेंगे, तो वो भी एक समस्या आने वाले भविष्य में उनके साथ हो सकती है। तो इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, एआई का फ्यूचर तो है अभी, क्यों? शुरुआत में कभी देखिए, जब राजीव गांधी साहब थे तो उस टाइम कंप्यूटर की शुरुआत हुई थी, तो बहुत सारे आदमी ने विरोध भी किया था, उन्होंने कहा नौकरी चली जाएगी इससे, बहुत सारे आदमी ने विरोध किया उसमें। लेकिन जब धीरे धीरे उसको अडॉप्ट किया हमने, तो हमें पता चला कि नौकरी जनरेट हो रही है, एक्चुअली वो जनरेट हो रही है, ठीक है, तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट था वो सारा। एआई का अगर आज देखें तो एजुकेशन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। हम अपने टाइम में जब पढ़ते थे किताबें, एटम के बारे में अगर पढ़ना है तो हमें किताबों में ढूंढना पड़ता था, नेट पे कुछ भी अवेलेबल नहीं था, लाइब्रेरी से किताबें ढूंढो, एटम की डेफिनेशन अलग अलग हम देखते थे। आज एआई एक एटम डालो आप और उसके 15 तरह की डिफरेंट तरह की डेफिनेशन आ जाती है, तो इसका इफेक्ट तो होना है। बाकी मान्यता गैर मान्यता से कुछ फर्क नहीं पड़ता है इसका, क्यों? जितने भी आप कह रहे हैं गैर मान्यता, मैं तो उनको कहता हूँ स्पेशली मान्यता वाले हो, क्योंकि मिनिमम नॉलेज स्टैंडर्ड तो पूरे कर रहे हो, जरा स्पेशल मान्यता वाले, क्योंकि समाज ने भी मान्यता दे रखी है, सबसे बड़ी बात ये है। देखिए, ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जो मान्यता वाले हैं, जब हम विजिट करने लगे पूरे हरियाणा में, तो ऐसे स्कूल जो 12-12-15 साल से मान्यता वाले हैं, वहां सिर्फ 1500 बच्चे, 150 बच्चे हैं, और उनके बगल में जो है एक बिना मान्यता वाला स्कूल है, वहां पे 500 बच्चे हैं। सर, किस वजह से बच्चों की तादाद कम ज्यादा रहती है? अब शिक्षक मतलब सिर्फ मान्यता ही तो आपको क्वालिटी नहीं दे सकती ना। आप ये मान के चलिए कि मान्यता सर्टिफिकेशन नहीं क्वालिटी का, इसका मतलब वहां कहीं ना कहीं गड़बड़ है, तभी तो बच्चा नहीं जा रहा है। फीस का भी कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन असली बात तो क्वालिटी है। अगर क्वालिटी है तो बच्चा वहां रुकेगा। तो इसका मतलब हम ये मान के चले कि सिर्फ मान्यता वाले में ही एआई सफल होगी, तो ये तो सही नहीं हो सकता अगर उन डाटा को मैं देखो तो। और दूसरी बात, जितने भी हम गैर मान्यता बोल रहे हैं, दे आर वेल टू डू, स्ट्रक्चर अच्छा है इनके पास सारी चीजें, और सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सरकार से इनको फंडिंग नहीं मिल रही है इन द नेम ऑफ गैर मान्यता, अनरेकग्नाइज, वो फंडिंग नहीं मिल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं से फंडिंग लेते हैं, अपनी जनरेट करते हैं और वो सारी चीजें दे रहे हैं। सर, एक आखिरी संदेश दे दीजिए कि अगर जो स्कूल हैं जिनमें थोड़ा डर है तो वो भी थोड़ा रिलैक्स हो जाए, क्योंकि जिस तरीके का ज्ञान इस वक्त आपके पास है, कहीं ना कहीं वो भी रिलैक्स होते हैं। और सरकार को भी एक मैसेज के अगर
स्कूलों को बंद किया गया तो एक्शन हो सकता है, नहीं? एक संदेश आप। देखिए, मैं अपने जितने भी स्कूल संचालक हैं उनसे एक बात कहूंगा कि आप इस दुनिया का सबसे पवित्र काम कर रहे हैं, सबसे पवित्र काम जो एजुकेशन देना है। देखिए, किसी भी देश का भविष्य तय होता है कि वहाँ के नौजवान कितने शिक्षित हैं। अगर वो शिक्षित है तो समझेंगे कि नीतियाँ सही हैं गलत है, किस दिशा में जाना है किस दिशा में नहीं जाना है, या उसे कोई भ्रमित नहीं कर पाएगा। तो हम जो है देश का बेस बना रहे हैं, बेस, ठीक है। तो हमारे से बड़ा तो कोई हो नहीं सकता, गुरु से बड़ा तो कोई भी नहीं है। गुरु गोविंद दो पढ़े काफी लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपनो जय गोविंद देवला। तो गुरु तो गोविंद से भी बड़ा है। और हम किस पोजीशन में हैं आज? हम गुरु की पोजीशन में हैं और हम पढ़ा रहे हैं। दूसरी बात, हम किसको पढ़ा रहे हैं? वो कम्युनिटी जो ड्रॉप आउट हो चुकी है, वो कम्युनिटी जो कहीं नहीं जा सकती है। और ऐसी कम्युनिटी भारत में 30% है कम से कम। तो हम 30% पॉपुलेशन को पढ़ा रहे हैं आज। तो हम किसी भी रूप में कम नहीं है। तो हमारे जितने भी साथी पहले मान के चलें कि हम दुनिया का सबसे पवित्र काम कर रहे हैं और हम इस भारत देश का सबसे बड़ा काम कर रहे हैं। अब रही बात मान्यता गैर मान्यता, स्कूल बंद होना नहीं होना, ये तो मुसीबतें आती रहेंगी आपके लिए, ये मुसीबतें आती रहेंगी। और मैं ये मानता हूं कि आप इसे मुसीबत मत समझो, आप इसे अपॉर्चुनिटी समझो। क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि आरटी में मान्यता मिलती है, मुझे नहीं पता था आरटी अपने आप एक बोर्ड है। लेकिन जब लास्ट ईयर मुसीबतें आई तो एक साल हमने रिसर्च की तो हमें पता चला कि हमारे लिए प्रोविजन फ्लो है। तो आज हम खुल के कह सकते हैं ना कि हमें आरटी में मान्यता दे दो। तो जितने भी मेरे साथी हैं, आप ये मान ले कि आपके लिए भारत सरकार ने स्पेशल बोर्ड बनाया आरटी के रूप में। अमीरों के लिए बनाए 3 बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड। लेकिन भारत सरकार ने आप सभी स्कूलों के लिए स्पेशल बोर्ड बनवाया, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब ये है कि मान्यता एकदम नहीं मिलती है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करें, जो भी रिक्वायरमेंट है, बिल्डिंग सेफ्टी होता है, फायर सेफ्टी है, हाइजीन सर्टिफिकेट्स है, सोसाइटीज है, ये तमाम डॉक्यूमेंट बनाएं। और रही बात जमीन की, जो आरटी में है ही नहीं, तो वो हम साथ चलते 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 वो तो हम हटवा ही देंगे। तो डरने की जरूरत है ही नहीं किसी को भी। तो आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए। और पूरी तरह से जितने भी साथी मेरे हैं, शिक्षाविद है, कानूनविद है, इस लड़ाई में आपके साथ है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम सवालों का बहुत ही बेबाकी से जवाब देने के लिए। साथ ही आपने जिस तरीके से बताया कि सरकार क्या एक्शन इस पर ले सकती है और उस एक्शन से बचा कैसे जाएगा। ऐसी ही तमाम जानकारी और खबरों के लिए देखते रहें पत्रिका संवाद।